अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस रूल compelled the Muslims to launch the movement for separate homeland. The Hindus made them realize that Hindu government would mean an anti-Muslim rule in India. तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह जब तक हुकूमत रही कांग्रेस की तो मुस्लिम लीग उनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहे थे, क्योंकि जिस तरह का कानून और आइन मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बनाया हुआ था उससे मुसलमानों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। तो ये चीज का अंदाजा तो मुस्लिम लीग को हो गया था कि उन्हें अपने लिए एक अलहदा रियासत लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब हिंदुओं की हुकूमत रहेगी तो वो इसी तरीके से हुकूमत डिजाइन की जाएगी कि वो एंटी मुस्लिम रूल होगा, मुसलमानों के खिलाफ सारे असूल बनाए जाएंगे या कवानीन बनाए जाएंगे। The Muslims' disappointment from the Congress leadership decided to open a new phase of history. यहाँ से नया चैप्टर शुरू हुआ जहां पर मुसलमानों की जो डिमांड है वो बदल गई थी कि हमें अपने लिए अलहदा रियासत चाहिए। कायद आजम आर्टिकल इन टाइम एंड टाइड कंक्लूडेड दैट मुस्लिम्स आर अ नेशन। कायद आजम ने एक मैगजीन है जिसका नाम टाइम एंड टाइड था, ये लंदन का एक मैगजीन था, उसमें कायद आजम ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एज अ नेशन डिफाइन किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स्ड बाय इग्नोरिंग मुस्लिम्स, कि अगर आप मुसलमानों को इग्नोर करके कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर रहे हो, एक आइन बना रहे हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आप जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते मुसलमानों पर अपने कवानीन। हिज कमेंट्स ऑन मार्च 13, 1940 आर रिमार्केबल। ये इसके अलावा एक और कमेंट है उनका जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि इफ सम सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट कैन नॉट बी फाउंड फॉर मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया, अगर इंडिया में रहते हुए मुसलमानों को कोई ऐसी सेटलमेंट नजर नहीं आती जिसपे वो सेटिस्फाइड हो, कोई ऐसी सोल्यूशन निकल के नहीं आता है जिसपे मुसलमान सेटिस्फाइड हो जाए यूनाइटेड इंडिया के अंदर, तो द मुस्लिम्स विल हैव टू डिमांड फॉर द डिवीजन ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद मुसलमानों को एक अलहदा रियासत की डिमांड करनी पड़ेगी। तो लाहौर रेजोल्यूशन क्या है? द मुस्लिम लीग held its annual session at Lahore on 22 to 24 March 1940। अब लाहौर रेजोल्यूशन बेसिकली मुस्लिम लीग की तरफ से चलाया हुआ एक मुहिम कह लें, मुस्लिम लीग ने जो स्टार्ट की थी ताकि वो अपने हकूक के लिए लड़ सके कांग्रेस के खिलाफ या उस वक्त की जो भी हुकूमत थी उसके खिलाफ। तो मुस्लिम लीग ने एक एनुअल सेशन किया, एक सालाना जलसा किया लाहौर में ऑन 22 टू 24 मार्च 1940। इस ड्यूरेशन के दौरान उनका एनुअल सेशन हुआ था लाहौर में। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मौलवी फजलुल हक। इस रेजोल्यूशन को लीड जिसने किया था वो थे मौलवी फजलुल हक, एंड सेकेंडेड बाय चौधरी खालिकुज्जमान, दैट फाइनली अप्रूव्ड ऑन मार्च 24 टू 1940। और उसके बाद जो साइड पे जिसको कहते हैं ना एज एन असिस्टेंट काम कर रहे थे वो चौधरी खालिकुज्जमान थे। जिन्ना राइटली एक्सप्रेस्ड हिज वैल्यूएबल रिमार्क्स अबाउट द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिया एंड द मुस्लिम स्टैंड। तो जिन्ना ने उस सेशन में भी वही चीज रिपीट की, मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा इंडियन प्रॉब्लम इज नॉट कम्युनल बट इंटरनेशनल। जो भी इंडिया के अंदर मसले मसाइल हैं वो इंटरनेशनल बेस्ड है। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन वर्क विदाउट रिकॉग्निशन नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन वर्क विदाउट रिकॉग्नाइजिंग दिस रियलिटी। Muslims of India will not accept a constitution that establishes a government of the Hindu majority on them. If Hindus and Muslims are placed under one democratic system, this would mean Hindu Raj. तो अगेन इस सारे पैराग्राफ में उन्होंने यही चीज मेंशन की थी कि जब जब हिंदुओं का राज रहेगा या हिंदू और मुसलमान एक ही डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंडर रहते हुए अगर काम करेंगे तो उसमें जो डोमिनेट करेगा वो हिंदू ही होंगे, मुसलमानों को दबाया ही जाएगा और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ दबना ही पड़ेगा और उनके सारे जो कवानीन होंगे, जो आइन बनाया जाएगा वो इस तरीके से डिजाइन हुआ होगा कि मुसलमानों के हकूक दब रहे होंगे उसमें। तो ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम बनना इम्पॉसिबल है जहां पर मुसलमान और हिंदू दोनों रह सके, क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम बनता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज होगा, हिंदू लीड करेगा और हिंदू डोमिनेट करेगा, और ये चीज मुसलमान नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहते थे। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। जो लाहौर रेजोल्यूशन थी जाहिर है उसकी कुछ डिमांड्स थी या उनका कोई पर्पस था, उनका कोई ऑब्जेक्टिव था। जो ये लाहौर रेजोल्यूशन उन्होंने स्टार्ट की इसका मकसद क्या था? तो उसका मकसद ये था कि दे डिसाइडेड दैट द फेडरल सिस्टम
under Government of India Act 1935 was not acceptable for the Muslims. जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने पास किया था, एक आइन इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया के अंदर, और वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल आइन था जिससे बिल्कुल भी मुसलमान सेटिस्फाइड नहीं थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो पहले तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी ये कानून अंग्रेज हमारे मुल्क के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये नया आइन जो बनकर आया है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मुसलमानों के राइट्स को दबाया जा रहा है। नो रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी एक्सेप्टेबल अनलेस इट वाज फ्रेम्ड विद देयर अप्रूवल एंड कंसेंट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद दोबारा से उसकी रिवीजन होती है, उसको चेक किया जाता है, तो उसके बाद भी तब तक उसको प्रूव नहीं करेंगे हम, या तब तक हम उससे रजामंदी का इजहार नहीं करेंगे जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी कि हाँ इसका कानून में, इस आइन में जो है हमारे हकूक के ऊपर भी बात हुई है। अदरवाइज हम उसको ना प्रूव करेंगे और ना ही हमारा कंसेंट होगा कि उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एडजेसेंट यूनिट्स वेयर मुस्लिम्स आर इन ए मेजोरिटी एज इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट should be constituted as independent states where the constituent units will be autonomous and sovereign. So जो उनकी थर्ड डिमांड थी वो यही थी कि जितने मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके हैं, जैसे खास तौर पे नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो गया, ईस्ट वाला एरिया हो गया, ये सारे वो एरियाज थे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, उनकी डिमांड थी कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और वो ऑटोनोमसली वर्क करेंगे, यानी वो किसी के रूल के अंडर काम नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से मुल्क को चलाएंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी गिवन प्रायोरिटी। जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोग अकलियत में हैं, उनको भी उनके राइट्स दिए जाएंगे। ये जो रेजोल्यूशन थी, लाहौर रेजोल्यूशन थी, उसमें उनकी कुछ डिमांड्स थी। उसका मकसद ये था, जो मैंने अभी आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, ये उनके मेन मकसद थे, ऑब्जेक्टिव्स थे इस लाहौर रेजोल्यूशन के। लाहौर रेजोल्यूशन की अहमियत क्या है? दिस रेजोल्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई एनी demarcation of the territory, but it defined the future plan of struggle for the establishment of the Muslim states. Later, the word states was replaced by state in 1946. पहले ये states कहते थे क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऐसे एरियाज थे, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज हैं, जो ये ऐसे एरियाज थे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, इसलिए इनके लिए स्टेट्स का वर्ड यूज किया जाता था। लेकिन बाद में उन्हें एज अ वन स्टेट कंसीडर किया जाता था कि ये सब एक है, इसलिए इनको फिर स्टेट कहना शुरू कर दिया था इन 1946। Where the Muslims were in overwhelming majority, it also intended to give importance to the autonomy of the states. There was no use of the word Pakistan, but Pakistan was kernel of the resolution. तो ये है इस लाहौर रेजोल्यूशन की सिग्निफिकेंस कि वो बेसिकली जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे उनको एक स्टेट बनाना चाहते थे, और वो सारी पूरी की पूरी जो स्टेट है वो ऑटोनॉमसली काम करना चाहती थी, बगैर किसी हिंदू राज के या बगैर किसी अंग्रेज के राज के। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को गुजारना चाहते थे कि अपना हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद लेटर डेवलपमेंट्स क्या कौन कौन सी हुई। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वर्ल्ड वार 2 हुई, सारा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। द वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड इन 1939 दैट रिक्वायर्ड हेविली मैन पावर्ड बैटलफील्ड। द ब्रिटिश हु ऑलवेज बिलीव इन बार्गेनिंग अनाउंस्ड एन ऑफर इन अगस्त 1940। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह वर्ल्ड वार 2 हुई थी और अंग्रेजों ने कांग्रेस को जबरदस्ती उस वार में जंग लड़ने के लिए फोर्स किया था, और कांग्रेस से उनकी राय तक नहीं पूछी गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने एहतजाजन जो है वो रिजाइन दे दिया था। और इसकी वजह से मुस्लिम लीग को बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि उनकी पार्टी वापस से बहाल होना शुरू हो गई थी जैसे ही कांग्रेस ने रिटायर देना शुरू किया। कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे, काफी सारे लोगों ने रिटायरमेंट दे दी थी। तो 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, और अंग्रेज जो थे, जाहिरा उन्हें बहुत बड़ी तादाद में मैन पावर चाहिए थी क्योंकि उन्होंने जंग लड़नी थी। तो इसके लिए वो हमारे साथ बार्गेनिंग कर रहे थे, मुस्लिम लीग हो गई या कांग्रेस हो गई, उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे थे ताकि वो उन लोगों को अपनी जंग लड़ने के लिए फोर्स करें। बेसिकली जंग उनकी थी और लड़वाना वो इनको चाहते थे, मुस्लिम लीग हो गई या कांग्रेस हो गई। हिंदू और मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहते थे वो अपनी जंग में। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ऑफर दी अगस्त 1940 में
मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी। अब वो ऑफर क्या थी, उसमें पहली ऑफर जो उन्होंने दी वो ये थी कि एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द सेटलिंग अप ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल। तो पहले चीज तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसी काउंसिल बनाकर देंगे जहां पर आप एग्जेक्टिव काउंसिल के तौर पर काम करोगे, यानी कि हिंदुओं को या मुस्लिम लीग को, दोनों को उन्होंने ऑफर दी कि आपकी एक ऐसी काउंसिल बनाई जाएगी, एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें मल्टीपल लोग होंगे और आपको इस चीज का राइट दिया जाएगा कि आप अपने मुल्क के जो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फैसले देने का हक आपको हम देंगे। और दूसरा, नेशनल डिफेंस काउंसिल का भी हक उनको दिया कि आप मुल्क के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी काम है उससे रिलेटेड जो है आपके लिए हम काउंसिल बनाएंगे और आपको इस चीज का राइट दिया जाएगा कि आप उसमें भी अपने राय का इजहार कर सको या आपके जो भी ओपिनियंस हैं वो आप शेयर कर सको। दूसरा ये कि स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द व्यूज इन द रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिवाइज करते हैं या उसको दोबारा चेक किया जाता है तो उसमें हम लोग माइनॉरिटीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस देंगे और हम उनकी राय को जो है मद्देनजर रखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी डिमांड उन्होंने रखी मुस्लिम लीग के आगे और कांग्रेस के आगे वो ये कि पावर कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर अ सिस्टम दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द लार्ज एंड पावरफुल माइनॉरिटीज इन इंडिया, कि अगर इंडिया में रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोग अकलियत में हैं, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उस सिस्टम को किसी भी किस्म की पावर नहीं देंगे। जो चौथी डिमांड थी वो ये थी अंग्रेजों की कि वो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेट बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपके पास कुछ चीजों में इंडिपेंडेंसी होती है, कुछ चीजों में आप आजाद होते हो अपने फैसले लेने में, लेकिन कुछ चीजों में आप आजाद नहीं होते हो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और आप अंडर कंट्रोल रहते हो। तो यानी 50% आप इंडिपेंडेंट हो तो 50% आप किसी के कंट्रोल में हो, ऐसे स्टेट को हम कहते हैं डोमिनियन स्टेट। तो वो इंडिया को भी एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते थे जहां पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें इंडिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने से रिलेटेड फैसले ले सकेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें अंग्रेजों का मुकम्मल तौर पर राइट रहेगा, काबू रहेगा इंडिया के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से अंडर कंट्रोल ही रहेगा इंडिया अंग्रेजों के। तो इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं डोमिनियन स्टेट, जहां पे 50% आप इंडिपेंडेंट हो तो 50% आप अंडर कंट्रोल हो। पांचवी थी एक कॉपरेशन ऑफ इंडियंस फॉर द वॉर, कि उन्होंने इस चीज का भी वादा किया कि जंग के दौरान इंडिया को जिस किस्म की भी कॉपरेशन चाहिए होगी अंग्रेज उस चीज में उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी उनकी ये सारी ऑफर, अपने लोगों को वो क्यों एक जंग में मरवाएंगे, और साफ दिख रहा था कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए इंडिया के लोगों को यूज करना चाह रहे हैं। तो वो उन्होंने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दी उनकी जितनी भी ऑफर्स थी, और उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज किया कांग्रेस ने 1940 से 1941 के दौरान। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के किसी भी सूरत में अंग्रेजों के साथ कॉपरेशन नहीं करनी, वो चाहे जितनी मर्जी बार्गेनिंग करने की कोशिश करें या वो जितनी मर्जी डिमांड्स रखें कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके साथ किसी भी किस्म की कॉपरेशन नहीं करनी। लाहौर रेजोल्यूशन रिमेन्ड द अल्टीमेट गोल फॉर द मुस्लिम लीग, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है उनका जो मकसद था लाहौर रेजोल्यूशन वाला वो लेकर चल रहे थे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रही थी, साथ में मुस्लिम लीग अपनी लाहौर रेजोल्यूशन भी कंटिन्यू करके चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स फॉर सीकिंग इंडियन कॉपरेशन फॉर वार एफर्ट्स। ऑब्वियसली जो अंग्रेज थे वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखे हुए थे, किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे इंडियंस को कन्विंस करने की कि वो उस जंग में उनका पार्ट बने। ये क्रिप्स मिशन जो है उसी के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स फॉर सीकिंग इंडियन कॉपरेशन फॉर वार एफर्ट्स, वही चीज जो भी मैंने आपको बताई कि वो ऐसे प्रपोजल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स रख रहे थे इंडिया के आगे, ऐसे पेशकश उनको कर रहे थे, लालच बेसिकली दे रहे थे कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, इस तरीके से आपको हक देंगे, और वो बदले में चाह रहे थे कि वो इंडिया कॉपरेट करे उनके साथ वार में, जंग में। तो पहली डिमांड उनकी वो रही कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, मुकम्मल तौर पे वो हमारा पीछा छोड़ने के लिए तैयार तो थे ही नहीं। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि जो इंडिया में ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हम उसी की बॉडी को यूज करते हुए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम डिजाइन करेंगे।
इसका मकसद यही था कि इंडिया में जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है हम उसी को अपग्रेड करेंगे या उसी को रीडिजाइन कर देंगे, ताकि आपको इस चीज का एतराज ना हो कि हम आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर या आपके आपके आइन से डिफरेंट कोई आइन डिजाइन कर रहे हैं। थर्ड पे आ जाता है प्रिंसली स्टेट्स वुड बी रिप्रेजेंटेड। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं? प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली कुछ इस तरह की आप कह लें एक स्टेट है जिसपे उसी स्टेट का रहने वाला बंदा हुकूमत कर रहा होगा। बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि सारा कंट्रोल उसका है, लेकिन पीछे से हुकूमत किसी और की होगी। तो यही कंडीशन इंडिया में थी कि बज़ाहिर किसी स्टेट के ऊपर इंडिया का ही कोई बंदा हुकूमत कर रहा है, लेकिन पीछे से उसे कंट्रोल जो है वो अंग्रेज ही कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों का ही एक्चुअली में कंट्रोल है उस स्टेट के ऊपर, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा। और स्टेट के ऊपर वैसे जो बंदा हुकूमत कर रहा है वो उसी स्टेट का बंदा है, लेकिन वो डायरेक्ट हुकूमत कर रहा है, इसलिए आपको लगेगा कि सारा कंट्रोल उसी का ही है, लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल किसी और का है और वो इनडायरेक्ट पीछे बैठा उसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसी स्टेट्स को हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो इसी तरह इंडिया में कई ऐसी स्टेट्स थी उस टाइम पे जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, जो बज़ाहिर लगता था कि इंडिया के लोग ही उस पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन पीछे से अंग्रेज ही उसको कंट्रोल कर रहे होते थे। तो तीसरी इनकी डिमांड यही थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जितनी भी, उनको इस चीज का हक दिया जाएगा कि वो अपनी स्टेट से रिलेटेड फैसले लें, क्योंकि वही चीज है कि आप, जैसे मैंने भी आपको बताया कि उस स्टेट के ऊपर हुकूमत एक्चुअली में अंग्रेज ही पीछे से कर रहे होते थे, लेकिन बज़ाहिर लगता था कि इंडिया का ही कोई बंदा उस पर हुकूमत कर रहा है। तो लेकिन टेक्निकली जितने भी फैसले स्टेट के अंदर लिए जा रहे हैं, जितने भी काम उस स्टेट के अंदर हो रहे हैं, वो अंग्रेज ले रहे हैं, वो इंडियन नहीं ले रहा। तो इसमें उन्होंने इस चीज की रजामंदी का इजहार किया था कि हम उस इंडियन को भी ये राइट देंगे कि वो अपनी स्टेट के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, उनमें अपनी राय का इजहार करें या वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये भी उन्होंने एक रजामंदी का इजहार किया था कन्विंस करने के लिए इंडियंस को कि हम आपको आपके राइट्स देंगे, बदले में आप हमारे लिए ये जंग लड़ो। The Cripps mission negotiated with Indian leaders and issued the proposals. अब ये जो सारा इनका मिशन था ना, कन्वेंस करने का इंडियंस को कि उनके साथ जंग लड़े, इसी को क्रिप्स मिशन कहते हैं। अंग्रेजों ने ये मिशन शुरू किया था इन मार्च 1942। तो द क्रिप्स मिशन नेगोशिएटेड विद इंडियन लीडर्स एंड इशूड द प्रपोजल्स। जितने ये जो क्रिप्स मिशन है ये अंग्रेजों ने शुरू किया, इसमें बहुत सारे इंडियन लीडर्स भी थे और इन्होंने बहुत सारे प्रपोजल्स इशू किए ताकि कांग्रेस तक वो अपने प्रपोजल्स पहुंचा सके कि उनकी ये डिमांड्स हैं और किसी तरीके से उन्हें कन्विंस कर सके जंग में लड़ने के लिए। द कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल्स। फिर से वही हुआ, कांग्रेस ने अगेन रिजेक्ट कर दिए उनके प्रपोजल्स एंड डिमांडेड दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इमीडिएटली आफ्टर द वॉर। तो जो डिमांड कांग्रेस ने रखी अंग्रेजों के सामने वो सिर्फ ये थी कि जैसे ही जंग खत्म हो, हम किसी जंग का पार्ट नहीं बनने वाले, हम किसी जंग में नहीं लड़ने वाले, लेकिन जैसे ही जंग खत्म होगी हमारी डिमांड है कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो सही तरीके से इस मुल्क को चला सके। द डिफेंस अफेयर्स शुड बी अंडर द इंडियन कंट्रोल। दूसरी डिमांड जो कांग्रेस ने रखी वो यही थी कि जितने भी डिफेंस से रिलेटेड अफेयर्स होंगे, मुल्क की हिफाजत से रिलेटेड या तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं वो इंडिया के अंडर होंगे, वो हम खुद कंट्रोल करेंगे। द मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल्स। कांग्रेस की तरह मुस्लिम लीग ने भी ऑब्वियसली जो अंग्रेजों का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया एंड रिपीटेड इट्स स्टैंड दैट द मुस्लिम्स कुड नॉट लिव इन इंडियन यूनियन। और उन्होंने एट द सेम टाइम मुसलमानों ने इसी चीज के लिए अपनी जंग जारी रखी कि वो अब इस इंडिया में नहीं रह सकते हैं। द हिंदूज स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942, seeing British in trouble. The Muslim League stayed aloof and responded by saying that divide and quit India. इसके बाद जो हिंदू है उन्होंने हिंदुओं ने मिलकर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया था इन अगस्त 1942। और इसका मकसद जो ब्रिटिश है, अंग्रेजों का जो राज इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ था, कंट्रोल कर रहे थे अंग्रेज बहुत ज्यादा इंडिया को, उनके राज को खत्म करने के लिए था। क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं ने शुरू किया था। और जो दूसरी तरफ मुसलमान है वो इस जिद पर थे कि इंडिया में से सबसे पहले अंग्रेज बाहर निकलेंगे, उनको इंडिया क्विट करना पड़ेगा, अंग्रेजों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम भी आपस में डिवाइड होंगे। डिवाइड एंड क्विट इंडिया, कि वो भी निकलेंगे बाहर और हम भी डिवाइड होंगे, इंडिया और पाकिस्तान भी डिवाइड होगा और अंग्रेज भी यहाँ से बाहर जाएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज टू नेशंस एंड एम्फसाइज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ यूनाइटेड इंडिया। जो गांधी थे वो किसी भी सूरत मुसलमानों को और हिंदुओं को दो मुख्तलिफ नेशंस मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और वो सिर्फ और सिर्फ
चाहते थे कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, या वो कोई भी है, वो सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें. While on the other hand, Jinnah told him that the Muslims could never budge even a single inch from their ideological and constitutional demand. जिन्ना ने कहा कि मुसलमान किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने आइडियोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स पर, क्योंकि उन्होंने यही चीज जिन्ना ने गांधी के सामने रखी थी कि जिस तरीके से आप अंग्रेजों से लड़ रहे हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या अपने राइट्स के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हम आपसे लड़ रहे हैं. बिल्कुल उस तरह जैसे अंग्रेज आपकी डिमांड नहीं मान रहे, आप हमारी डिमांड्स नहीं मान रहे. यही वजह है कि आप उनसे छुटकारा हासिल करना चाह रहे हो और हम आपसे छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं. इसलिए जिन्ना अपनी उस जिद पर कायम रहे कि अब ये मुल्क जो है वो अलहदा होकर रहेगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी. अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 12 के साथ आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.